नॉलेज पार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपदा एवं आपदा प्रबंधन की सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों आपदा में भूकंप जनित आपदा के बारे में और गुजरात भूकंप की केस स्टडी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो हमारे दो पार्टों में रहेगा, जिसको हम पूरे टॉपिक को दो पार्ट में कवर करेंगे। इससे पहले के दोस्तों हमने दो वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हमने आपदा क्या होती है, चरम घटनाएं क्या होती हैं, एक्सट्रीम इवेंट क्या होते हैं, हैजार्ड विपत्ति प्रकोप क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने दूसरे वीडियो में देखा था, जिसमें हमने समझा था कि आपदा के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज इस सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे भूकंप जनित आपदा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये वीडियो हमारा दो पार्ट में रहने वाला है, वो इसलिए दोस्तों हम काफ़ी डिटेल में इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि भूकंप क्या है, किस प्रकार से भूकंप जनित होता है, उत्पन्न होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसको इसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ हम केस स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरे लेक्चर में या जो पूरे दो पार्ट हम लेकर के आएंगे, उसमें दोस्तों पूरा की पूरा आपको किसी आंसर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम क्वेश्चन के डिमांड के आधार पर ये दो लेक्चर जो वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, उसके बारे में वो टॉपिक उतना हम क्वेश्चन में अपने आंसर में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको पूरा वीडियो समझना आवश्यक है। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, भूकंप क्या है। दोस्तों, भूकंप जनित आपदा चूंकि हम पढ़ने वाले हैं, तो हमको सबसे पहले इसमें समझना क्या महत्वपूर्ण है कि भूकंप क्या है। दोस्तों, जब हम भूकंप यानी कि अर्थक्वेक की बात करते हैं, तो नाम से स्पष्ट है, भूकंप यानी कि भूमि का कंपन या धरातल का कांपना। क्लियर है? जब दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित हलचल होने के कारण पृथ्वी की सतह यानी क्रस्ट या भूपरपट्टी पर कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, वह कंपन या वाइब्रेशन क्या कहलाते हैं? भूकंप की घटना कहलाते हैं। दोस्तों, अब ये जो कंपन हो सकते हैं वो दोनों कारणों से हो सकते हैं, प्राकृतिक कारणों से भी हो सकते हैं और मानव जनित कारणों से भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भूकंप क्या है। इसमें लिखना, भूकंप धरातल पर होने वाला वह आकस्मिक कंपन है जो पृथ्वी के स्थल मंडल दोस्तों लिथोस्फीयर की हम बात करते हैं तो क्रस्ट वाला एरिया, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में अचानक ऊर्जा के मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। यह प्राकृतिक व मानवीय यानी कि नेचुरल व मानवीय ह्यूमन दोनों ही कारणों से उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाती है, दो शब्द हमने देखे कि भूकंपीय तरंगे और ऊर्जा का मुक्त होना। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, जब हम प्राकृतिक कारणों की बात करते हैं, जिन कारणों से भूकंप उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी की लिथोस्फीयर या क्रस्ट की हम जब बात करेंगे, स्थल मंडल की जब हम बात करेंगे, तो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां यहाँ पर हमेशा चलती हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी के लेक्चर में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर क्या एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है, यानी तैरता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर दो अलग अलग प्लेटों के आपस में टकराने के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है? प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं, और जिस कारण से आपको भूकंप देखने को मिलते हैं। जब दो प्लेटें आपस में आकर के टकराती हैं, ठीक है, या फिर जब एक प्लेट पर तनाव बल लगता है, ये सपोज करो एक प्लेट है और यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगी? ये खींचेगी, और जब ये खींचेगी तो अपनी एक सीमा तक ये दोस्तों ये जो प्लेट है वो खींचना तो शुरुआत करेगी, लेकिन जैसे ही वो इलास्टिक लिमिट से क्रॉस करेगी, ये प्लेट क्या होगी? बीच में से ब्रेक हो जाएगी और वापस से पुनः अपनी स्थिति में आने की कोशिश करेगी, जिससे दोस्तों एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में? वेव्स के फॉर्म में, ठीक है ना, तरंगों के रूप में एनर्जी निकलती है और कंपन उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहा जाएगा? भूकंप कहा जाता है। दोस्तों, ये इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी होती है, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है भूगर्भ यानी कि पृथ्वी की अंदर से, ये ऊर्जा किस फॉर्म में रिलीज होती है? ये ऊर्जा रिलीज होती है वेव्स के फॉर्म में, जिनको भूकंपीय तरंग यानी कि सिस्मिक वेव कहा जाता है। इस लेक्चर में अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर है?
अब दोस्तों ये जो भूकंप है वो नेचुरल वे में भी होता है और मैन मेड यानी कि मानव जनित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। प्राकृतिक कैसे होगा, जैसे कि हमने समझा दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के कारण हो सकता है, तो ये आपका प्राकृतिक भूकंप कहलाएगा। इसके अलावा यदि ज्वालामुखी विस्फोट होता है दोस्तों, तो विस्फोट के साथ कई भारी मात्रा में दोस्तों काफी तीव्रता में एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, वह भी दोस्तों भूकंप का कारण बन सकती है। उसके अलावा हिमस्खलन या फिर भूस्खलन की हम बात करें, लैंडस्लाइड या एवलांच की बात करें, तो ये भी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार भूकंप का कारण बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे कारण काय में आएंगे दोस्तों, ये कारण अपने आएंगे किसमें, प्राकृतिक भूकंप में। इसके अलावा दोस्तों जब हम मानव जनित भूकंप की बात करते हैं, तो मानव जनित भूकंप में दोस्तों कोई न्यूक्लियर विस्फोट हुआ, परमाणु बम हुआ दोस्तों, तो वो परमाणु बम के विस्फोट के द्वारा जो भी जनरेट वाइब्रेशन जनरेट होंगे, तो वो भूकंप किसके द्वारा होगा, मानव जनित। उसके अलावा दोस्तों कई बार डैम बना दिया जाता है, बांध बना दिए जाते हैं, और बांध के पीछे रिजर्वायर दोस्तों पानी इकट्ठा हो जाता है, जो सरफेस के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर क्या करता है, प्रेशर पुट करता है। और दोस्तों जब वो पूरा का पूरा विशाल जल राशि सतह पर फोर्स लगाती है, तो दोस्तों वहां पर प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां स्टार्ट हो सकती हैं, प्लेट असंतुलन की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण दोस्तों कई बार संतुलन द्वारा स्थापित करने के लिए भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि भूकंप आते हैं तो वो किस में माने जाते हैं, मानव जनित भूकंप में माने जाते हैं। आई होप दोस्तों इतना क्लियर होगा भूकंप के बारे में कि भूकंप क्या है और किस प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि जो भूकंप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सिस्मोग्राफ। और भूकंप मापन के विज्ञान को या इसका जो अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो ये दो टर्मिनोलॉजी महत्वपूर्ण हो जाती है। सिस्मोलॉजी क्या है, भूकंप का अध्ययन है, और उसके अलावा जो सिस्मोग्राफ क्या है, वह यंत्र या डिवाइस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, अर्थक्वेक को मेजर, भूकंप को मापा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा दोस्तों एक थ्योरी और आती है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, जिसको कहा जाता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। दोस्तों ये भूकंप को समझने के लिए, भूकंप की उत्पत्ति को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज में से एक है। इसकी हम जब चर्चा करते हैं तो H.F. रीड एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया। H.F. रीड के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया, भूपटल पर भ्रंशों को ध्यान में रखकर जो आपके फॉल्ट जनरेट होते हैं क्रस्ट के ऊपर, यानी कि भूपटल के ऊपर जो फॉल्ट या क्रस्ट जनरेट होते हैं, उनको ध्यान में रखकर इसका प्रतिपादन किया गया है। इसके अनुसार भूपटल के अधोभाग में स्थित चट्टानें रबर की भांति लचीली होती हैं और उनमें धीरे धीरे तनाव तथा खिंचाव की क्रिया संपन्न होती है। एक सीमा से अधिक तनाव होने पर ये चट्टानें अचानक रबर की भांति टूट जाती हैं और शीघ्रता से अपने पहले की स्थिति में आने का प्रयास करती हैं, जिससे कंपन पैदा होते हैं और भूकंप आता है। साथ ही भूपटल पर भ्रंश भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों इस थ्योरी को समझते हैं, ये थ्योरी क्या है, क्लियर है। सपोज करो दोस्तों ये एक आपकी सरफेस है, क्रस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो भ्रंश या फॉल्ट पाए जाते हैं, इसके आधार पर इस थ्योरी को H.F. रीड के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर समझते हैं कि सपोज करो ये एक थ्योरी, ये क्या है, एक चट्टान है और इस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एक तनाव बल इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें दोस्तों क्या उत्पन्न हो रहा है, तनाव उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों ये क्या करेगा, एक लिमिट तक तो खींचेगा, ठीक है ना। इलास्टिसिटी के जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, हम सभी को मालूम है कि जब किसी वस्तु पर आप फोर्स उत्पन्न करते हो तो वो क्या करती है, अपने आप को उसी पोजीशन में लाने की कोशिश करती है जिस पोजीशन में वो पहले से थी। तो यह गुण क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। तो ये जो चट्टान है इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, तनाव उत्पन्न हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण। तो दोस्तों ये एक लिमिट तक तो खींचेगी, लेकिन जैसे ही ये फोर्स इस चट्टान की बर्दाश्त से बाहर हुआ, बर्दाश्त से बाहर को हम जो आप साइंटिफिक टर्म उसमें कहेंगे इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना, जिस वह सीमा जिससे अधिक वह फोर्स सहन नहीं कर सकती। जैसे ही वो इलास्टिक लिमिट से दूर होगा तो ये जो चट्टान है क्या हो जाएगी दोस्तों, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है ना।
टूट जाएगी और ये वाला पार्ट अपनी पुनः ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा और ये वाला पार्ट अपना दोबारा से उसी पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा। जैसे ये टूटेगी दोस्तों तो क्या होगा, एक तेजी से अपनी पुरानी कंडीशन में जाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, कंपन जनरेट होते हैं और ये कंपन एनर्जी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा वेव्स के फॉर्म में क्या करती है, बाहर निकलती है, अलग अलग तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। इन तरंगों को दोस्तों सिस्मिक वेव कहा जाता है और जो कंपन महसूस होते हैं वह घटना क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। आई होप ये एच.एफ. रीड द्वारा जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है दोस्तों? जिस प्रकार से इलास्टिक को हम खींचते हैं और वो यदि टूट जाती है तो वापस से अपनी पोजीशन में, पुरानी वाली पोजीशन में वो आने के लिए प्रयास करती है और वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो ये किसके बारे में था, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, जिसको प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि जो भूकंप आता है, भूकंप आने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में एक गैस फैल जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसको कहा जाता है रेडॉन गैस। ठीक है, रेडॉन गैस की मात्रा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो रेडॉन गैस की मात्रा वृद्धि होने पर आप ये आइडिया लगा सकते हो कि उस क्षेत्र में क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। दोस्तों भूकंप से संबंधित दो टर्मिनोलॉजी आपको समझना एक आवश्यक हो जाता है। ये मैंने अर्थ मान ली, सपोज करो यहाँ पर इस स्थान पर क्या हो रहा है, भूकंप की घटना घट रही है, या जो ऊर्जा मुक्त होने की मैंने बात की है, दो प्लेटें टकराई हूँ या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के द्वारा भूकंप जनरेट हुआ, तो दोस्तों वहां पर सपोज करो इस क्षेत्र से क्या हुआ है, भूकंप या एनर्जी उत्पन्न हुई है, रिलीज हुई है। यह क्षेत्र कहलाएगा फोकस, यानी कि भूकंप मूल। क्या कहलाएगा दोस्तों, फोकस यानी कि भूकंप मूल कहलाएगा। और जिस एरिया में, यानी जिस क्षेत्र पर क्रस्ट पे सबसे पहले यह एनर्जी पहुंचती है या फिर वह भूकंप के कंपन आपको सबसे पहले महसूस होते हैं, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है, यानी कि अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहलाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, आपका फोकस कहलाएगा। और जिस क्षेत्र पे वह कंपन सबसे पहले महसूस होगा भूकंप आने के बाद, वह स्थान क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। और यह भूकंप फोकस से, यानी कि आपके अर्थक्वेक फोकस या भूकंप मूल से परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि लंबवत रहता है और न्यूनतम दूरी पर रहता है। ठीक है ना? तो वहां पर जहां आपको सतह पर सबसे पहले भूकंप महसूस हो रहा है, वह बिंदु क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। और जहां से भूकंप उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, आपका फोकस यानी कि मूल कहलाता है। तो दोस्तों इसको डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले लिखना फोकस यानी कि भूकंप मूल, जिस केंद्र से भूकंप की उत्पत्ति होती है फोकस कहलाता है। जिस केंद्र से भूकंप की उत्पत्ति होती है फोकस कहलाता है और यह हमेशा सतह के नीचे होता है। क्लियर है? कहाँ होगा, सतह के नीचे। ठीक है। और दूसरा हमने देखा भूकंप अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर। इसमें क्या है कि यह पृथ्वी की सतह यानी कि क्रस्ट पर वह बिंदु है जहां भूकंप सबसे पहले क्या होता है, महसूस होता है। वह बिंदु क्या कहलाता है, भूकंप फोकस भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। और ये क्या होता है, फोकस से लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर रहता है। क्लियर है? तो ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों कि फोकस क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा, कई भूकंप की घटना आती है न्यूज में, तो फोकस पृथ्वी से इतने किलोमीटर गहराई पर रहा, 30 किलोमीटर गहराई पर, 40 किलोमीटर की गहराई पर रहा, 70 किलोमीटर की गहराई पर रहा। और एपिसेंटर यानी कि जो अधिकेंद्र है वो कहाँ रहा, गुजरात के भुज में रहा, नेपाल के काठमांडू में रहा। यानी कि काठमांडू में भूकंप सबसे पहले महसूस किया गया। कितनी गहराई में किया गया, वो कहलाएगा भूकंप का कितनी गहराई से उत्पन्न हुआ वो कहलाएगा भूकंप फोकस। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पर चर्चा करते हैं भूकंप के प्रकार के बारे में। ठीक है, जब भूकंप के प्रकार की हम बात करते हैं तो ये गहराई के आधार पर बात की जाती है कि गहराई के आधार पर भूकंप कितने प्रकार से
हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला होता है सामान्य भूकंप। सामान्य भूकंप, जब हम सामान्य भूकंप की बात करते हैं तो क्रस्ट से लगभग 50 किलोमीटर की, यानी कि 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक की यदि आपको भूकंप देखने को मिलते हैं तो वह भूकंप क्या कहलाते हैं? सामान्य भूकंप कहलाते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों, दूसरे प्रकार के जो भूकंप है वो है मध्यवर्ती भूकंप। मध्यवर्ती भूकंप दोस्तों, मध्यवर्ती जो भूकंप होते हैं वो 50 किलोमीटर से लेकर के लगभग 250 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। यदि भूकंप का फोकस 50 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर की गहराई तक होता है तो वह भूकंप क्या कहलाते हैं? मध्यवर्ती भूकंप कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं आपके पातालीय भूकंप। ठीक है ना। पातालीय भूकंप की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो लगभग 250 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक की गहराई के जो भूकंप होते हैं उनको कहा जाता है पातालीय भूकंप। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी आपको आवश्यक है कि भूकंप पृथ्वी पर, या भूकंप का जो फोकस है वो बात की जाए तो लगभग पृथ्वी पर हर टाइम भूकंप आते रहते हैं। ठीक है। आपको फर्क इतना है कि वो महसूस नहीं होते, यानी कि यदि 700 किलोमीटर गहराई पर भूकंप की घटना घट रही है तो वो रेयरली, बहुत कम मात्रा में ही क्या होती है, सरफेस पर आ पाती है, जो हमको महसूस नहीं होती। हमको जो महसूस होते हैं भूकंप वो लगभग मध्यवर्ती और सामान्य भूकंप होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक रहते हैं। ठीक है। पातालीय भूकंप की घटना हमेशा लगभग पृथ्वी पर घटती रहती है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक की हम बात करते हैं। ये जो फोकस हमने देखा था, भूकंप मूल हमने देखा था, जहां से ऊर्जा रिलीज हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, ऊर्जा मुक्त हो रही थी, तो मैंने आपको समझाया था कि वह किस फॉर्म में रिलीज होती है? वेव्स के फॉर्म में। कई प्रकार की तरंगें वहां से ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती हैं। तो दोस्तों उन तरंगों को कहा जाता है भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिस्मिक वेव्स। क्या कहा जाता है? सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है तरंगे यानी कि वेव्स क्या होता है, जब हम तरंग या वेव्स की बात करते हैं तो वह जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होती है, लेकिन पदार्थ यानी कि मैटर, मीडियम के जो पदार्थ हैं, ठीक है ना, वो ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि माध्यम के कण ट्रांसफर नहीं होते। केवल क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। वह क्या कहलाती है? वेव कहलाती है। ठीक है ना। तो दोस्तों यदि कहीं से फोकस से एनर्जी रिलीज हुई, ऊर्जा निकली, और वो ऊर्जा सरफेस पर पहुंचती है, वो अलग अलग तरंगों के रूप में पहुंचती है, उन तरंगों को क्या कहा जाता है? सिस्मिक वेव कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा लिख लेना। और इस भूकंप के समय जो ऊर्जा भूकंप मूल से उत्पन्न होती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। चट्टानें टूट के वापस जाएंगी, इलास्टिक एनर्जी होगी, वह एनर्जी क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी कहलाती है। इस ऊर्जा से कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जिनसे कंपन उत्पन्न होते हैं। इन तरंगों को भूकंपीय तरंगें, सिस्मिक वेव कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। इनको सामान्यतः 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और कई और नई वेव्स भी ऐसी आपको प्राप्त हुई हैं जिनको हम ज्योग्राफी के पोर्शन में उसको समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर उसको समझना इतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो मेनली 3 वेव्स हैं यहाँ पर। कौन कौन सी हैं? एक है पी टाइप वेव्स, ठीक है। दूसरी है एस टाइप वेव्स, इसको एस वेव भी कहा जाएगा, इसको पी वेव कहा जाता है। तीसरी आपकी एल टाइप वेव्स, ठीक है ना, इसको आपका सरफेस वेव भी कहा जाता है। ठीक है। तो 3 प्रकार की तरंगें आपको देखने को मिलती हैं। प्राथमिक तरंगें, इनको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। दूसरी है सेकेंडरी वेव्स, यानी कि इनको द्वितीय तरंगें भी कहा जाता है। तीसरी आपकी कौन सी वेव्स? तीसरी आपकी सरफेस वेव, इसको एल टाइप भी कहा
जाता है इसको लॉन्ग पीरियड वेव भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इन 3 वेव्स को हमको समझना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पी वेव्स क्या होती हैं, यानी कि पी टाइप वेव्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं पी वेव्स। जब हम दोस्तों पी वेव्स की बात करते हैं तो इनकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है इनकी प्रकृति? अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसको कहा जाता है? यदि कोई तरंग जिस दिशा में प्रोपोगेट होती है, जिस दिशा में चल रही होती है, सपोज करो ये किस दिशा में चल रही है, इस दिशा में चल रही है, तो इसकी जो तरंग की चलने की दिशा है वो क्या कहलाती है? प्रोपोगेशन कहलाती है, प्रोपोगेट होना कहलाती है। अब दोस्तों जो मीडियम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो तरंग होती हैं उनमें मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं यानी माध्यम के जो कण होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। ठीक है ना, वो ट्रांसफर नहीं होते। मीडियम के जो पार्टिकल है वो ट्रांसफर नहीं होते, क्या होते हैं? वाइब्रेट। और इनके वाइब्रेशन की डायरेक्शन के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जो मीडियम के जो कण हैं वो कंप्रेस होते हैं, इनमें कंप्रेशन होता है और रेयरिफैक्शन होता है। ठीक है ना, कंप्रेशन होता है और रेयरिफैक्शन होता है। कहने का मतलब क्या है? ये मीडियम के पार्टिकल पास पास आते हैं और फिर दूर दूर आ जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से जब कोई तरंग चलती है, रेयरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरिफैक्शन, कंप्रेशन, यानी कि जो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो प्रोपगेशन की ही डायरेक्शन में हो रहा है। जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में क्या हो रहा है? मीडियम के कणों का वाइब्रेशन हो रहा है। तो दोस्तों ये जो तरंग होती है वो क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती है। तो आपको ये चीज समझनी है कि जो पी टाइप वेव है वो किस प्रकार की वेव कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती है। क्लियर है? और इसका जो एग्जांपल है दोस्तों, जो हमारी साउंड वेव है यानी कि ध्वनि तरंगें हैं, वो किस टाइप की वेव होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। क्लियर है दोस्तों? और इसकी बात की जाए तो ये इनकी गति दोस्तों सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, इनकी गति क्या होती है? सर्वाधिक, लगभग 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर सकती है। इन्हें प्राथमिक तरंगें इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूकंप आने के पश्चात सबसे पहले यही तरंगें सतह पर पहुंचती हैं। चूंकि इनकी स्पीड सर्वाधिक होती है तो सबसे पहले तरंगें भूकंप मूल पर सॉरी आपका एपिसेंटर की बात करें या सरफेस सतह पर बात करें तो सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? पी वेव पहुंचती है, इसलिए इसको प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। परीक्षणों से पता चलता है कि प्राथमिक तरंग भूकंप अधिकेंद्र से ठीक 21 मिनट में अपने विपरीत वाले धरातलीय भाग प्रतिध्रुवीय, जिसको एंटीपोडल पॉइंट भी कहा जाता है, पर पहुंचती हैं। इसको समझना दोस्तों, ये आपका पृथ्वी थी। ठीक है, यहाँ पर भूकंप फोकस था। जब यहाँ पर फोकस में भूकंप आया तो दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट वाले पार्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे तो भूकंप कितनी, ये जो तरंगें हैं वो कितनी देर में पहुंचेंगी? 21 मिनट में पहुंच जाएंगी। यानी कि जस्ट अपोजिट वाले पार्ट में आपको भूकंप कहाँ मिलेगा? महसूस होगा 21 मिनट बाद जस्ट अपोजिट वाले पार्ट में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है पी टाइप वेव से, ये तीनों माध्यम में क्या कर सकती हैं? ट्रेवल कर सकती हैं, चाहे ठोस मीडियम हो, चाहे तरल हो, या फिर गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। और समझने वाली बात यह है कि सबसे तेज इनकी जो स्पीड होती है दोस्तों वो कहाँ पर होती है? सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड यानी कि द्रव में होती है, और फिर कहाँ होती है? गैस में। क्लियर दोस्तों? तो इनकी स्पीड के बारे में भी हमने देख लिया। तो ये सब कुछ किसके बारे में था? पी टाइप वेव के बारे में था। अब हम समझेंगे एस टाइप वेव क्या होती है, यानी कि आपकी सेकेंडरी वेव्स किसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो प्रकार है ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स होती हैं। जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था पी टाइप में, हमने अनुदैर्घ्य समझा। अब एस टाइप के बारे में समझेंगे, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगें। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। दोस्तों ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं कि इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनमें जो वाइब्रेशन होता है वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन से लंबवत होता है। ठीक है, यानी कि जिस दिशा में तरंग जा रही है, सपोज करो तरंग कहाँ जा रही है? यहाँ से
इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब तरंग चलती है तो ये जो तरंग होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती है। ठीक है, तो पी टाइप किसका एग्जाम्पल है, अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल है। एस टाइप किसका एग्जाम्पल है, अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल है। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों एस टाइप की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये केवल ठोस में चल सकती है। ठीक है ना, ये किस में गति कर सकती है, ठोस में गति कर सकती है। और इसकी जो स्पीड है एस टाइप की वो पी टाइप से तो कम है, लेकिन एल वेव से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, पी वेव से इसकी स्पीड कम है, लेकिन एल वेव से क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। और केवल कहाँ ट्रेवल कर पाती है, ये ठोस माध्यम से गुजर पाती है। लिक्विड में इसका लिक्विड में यह गैस ट्रेवल नहीं कर पाती, तरल में यह गैस ट्रेवल नहीं करती। क्लियर है, तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पी वेव्स और एस वेव। अब चर्चा करते हैं एल वेव के बारे में, यानी कि जो आपकी लव वेव भी इसको कहा जाता है। इनको धरातलीय तरंग यानी कि सरफेस वेव भी कहा जाता है, क्यों, चूंकि ये सिर्फ सरफेस पे महसूस होती है, यानी क्रस्ट पर, सतह पर महसूस होती हैं, इसलिए इन तरंगों को सरफेस वेव भी कहा जाता है। इनको लव वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो खोज है वो HD लव के द्वारा की गई थी। वैज्ञानिक थे दोस्तों HD लव, इनके द्वारा इनकी तरंगों की खोज की गई थी, इसलिए क्या कहा जाता है, सरफेस तरंगे कहा जाता है। क्लियर है, और इनको लॉन्ग वेव भी यानी कि लंबी तरंगे भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो तरंग है इसकी स्पीड p से भी कम होती है और s से भी, यानी कि सबसे धीमे स्पीड से जो तरंगें चलती है वो कौन सी तरंगें होती हैं, एल वेव होती हैं। और ये अत्यधिक विध्वंसकारी होती हैं, यानी सबसे ज्यादा विध्वंसकारी कौन सी तरंगें होंगी, एल वेव्स होती हैं। लव वेव्स होती हैं सबसे ज्यादा विध्वंसकारी, क्योंकि दोस्तों चूंकि सरफेस पर ये तरंगें महसूस होती हैं और सरफेस पर ही मानव जनजाति या मानव जाति रहती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान है वो किस तरंगों से होता है, एल वेव से होता है। इसलिए इस तरंगों को सबसे ज्यादा विध्वंसकारी कहा जाता है। और ये भी तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों वेव में चल सकती हैं। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कौन सी तरंग है ये, एल वेव, ये कौन सी थी, एस वेव, ये वाली कौन सी थी आपकी, पी वेव के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और समझना है, शैडो जोन यानी कि छाया क्षेत्र। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो तरंगे हैं पी वेव और एस वेव कहाँ चल सकती हैं, पी वेव तीनों मीडियम में चल सकती है और एस वेव कहाँ चल सकती है, केवल ठोस मीडियम में। तो दोस्तों कुछ स्थानों पर ये तरंग पहुंच पाती है, कुछ स्थानों पर नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती दोस्तों, जब हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे कोर की तरफ जाते जाते हैं तो जो मीडियम है, माध्यम है, वो चेंज होता जाता है। सॉलिड से फिर लिक्विड आता है और लिक्विड से फिर सॉलिड, यानी कि कोर में आपको जो अंतः कोर की हम बात करेंगे वो कैसा है, सॉलिड पाया जाता है। तो इनकी स्पीड में काफ़ी परिवर्तन आता है। जिस स्थान पर तरंग नहीं पहुंच पाती उस स्थान को कहा जाता है शैडो जोन। क्या कहा जाता है दोस्तों, शैडो जोन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पी वेव का अलग शैडो जोन होता है, एस वेव का अलग शैडो जोन होता है, उसको हमको समझना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज करो एक ये डायग्राम है अर्थ का, एक ये अर्थ का डायग्राम है। क्लियर है, यहाँ पर कोर बना लिया, ये आउटर कोर है आपका, ये इनर कोर है, ये इनर कोर, ये आउटर कोर। ठीक है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर समझना है, सपोज करो कि दो वेव उत्पन्न हुई है दोस्तों, यहाँ से मैंने इन वेव को उत्पन्न मान लिया, ये फोकस है आपका भूकंप का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एस टाइप के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाती हैं, ये अपनी स्पीड में परिवर्तन होने के कारण क्या होती जाती है, तिरछी होती जाती हैं।
दोस्तों ये तरंगें इस प्रकार से मूवमेंट करती हैं, क्योंकि पृथ्वी का इंटरनल पार्ट में जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो इनकी जो डेंसिटी यानी कि घनत्व है पदार्थों का वो क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। और डेंसिटी बढ़ने के कारण इनकी स्पीड क्या है दोस्तों, बढ़ती जाती है, और उसी कारण से आपको ये झुकाव देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर ये जो एस वेव है ये किसका एग्जाम्पल है, एस वेव का। दोस्तों चूंकि हमको मालूम है कि जो इंटरनल कोर होता है ये कैसा रहता है, सॉलिड, ठीक है, लेकिन जो आउटर कोर रहता है यानी कि जो बाह्य कोर रहता है वह लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो एस वेव है वो कहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती, लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो दोस्तों इसके आगे ये आपको आउटर कोर के बाद आपको ये तरंग देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जिस कारण से यह आपको इतने एरिया में प्राप्त नहीं होती, और जब हम इसको कोर से एंगल नापते हैं तो दोस्तों 105 डिग्री और ये आपको 105 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 105 डिग्री से लेकर के जो ये जो क्षेत्र रहता है ये क्या कहलाता है, एस वेव शैडो जोन कहलाता है, छाया क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है ये, छाया क्षेत्र कहलाता है। किस वेव का है, एस वेव का, ठीक है। एंगल कहां से लिया गया दोस्तों, इस कोर के सेंटर से, ठीक है। तो 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री के बीच में आपको एस वेव प्राप्त नहीं होती, ठीक है। और वहीं हम बात करें जब पी टाइप की, ठीक है, तो पी टाइप में दोस्तों क्या होता है कि शुरुआत में तो ये तरंग है जो कंडीशन एस वेव में थी वो इसी में थी, इसमें भी रहेगी कि ये तरंगें तेजी से नीचे जाती जाएंगी क्योंकि डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ ये अपने मार्ग से क्या होती जाती हैं, परावर्तित अपवर्तित होती चली जाती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तरंगों की हम बात करें तो जैसे ही आउटर कोर में पहुंचती हैं तो इनको यहाँ पर लिक्विड मीडियम मिलता है। आउटर कोर कैसा है, तरल है। तो दोस्तों जब इनको तरल माध्यम यहाँ पे मिलता है तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है और ये थोड़ा सा झुकने लगती है, ठीक है। और अचानक से जैसे ही ये तरंगे कहाँ पहुँचती हैं, इनर कोर में पहुँचती हैं, इनकी स्पीड फिर से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, सॉलिड पार्ट देखने को मिलता है। सॉलिड में इनकी स्पीड बढ़ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये आपको फिर से कहाँ प्राप्त होगी, इसी प्रकार सरफेस पर प्राप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक, ठीक है। ये बुक में आपको अलग अलग दिया है, 103 से लेकर के 143 डिग्री मिलेगा, कुछ बुक में आपको 105 से लेकर के 145 डिग्री मिलेगा। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक यहाँ पर आपको पी वेव्स देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, चेंज होता जाता है। तो इनकी स्पीड में क्या होती है, परिवर्तन होता है, जिस कारण से इनके झुकाव में कम ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलती है। और पृथ्वी पर आपको 105 से लेकर के 145 डिग्री पर आपको पी वेव देखने को नहीं मिलती। तो ये क्षेत्र आपका पी वेव शैडो जोन कहलाएगा, ठीक है ना, पी वेव छाया क्षेत्र कहलाएगा। और यहाँ पर पूरा 105 से लेकर के 105 का जो क्षेत्र क्या कहलाएगा, शैडो जोन कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो एंगल लिया जा रहा है, ये समस्या रहती है स्टूडेंट की, एंगल कहाँ से लिया जाता है, तो दोस्तों सेंटर से लिया जाता है, ठीक है ना। 90 डिग्री से इधर 105 से लेकर के 145 तक, ठीक है ना। इस क्षेत्र में आपको क्या नहीं मिलेगा, पी वेव देखने को नहीं मिलती। आई होप दोस्तों आपको ये शैडो जोन क्लियर हुए होंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये ज्योग्राफी का भी और आपका भूकंप से संबंधित आपदा में भी, ठीक है। तो ये शैडो जोन आपको क्लियर हुए होंगे, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। दोस्तों ये जो परिवर्तन हम डायरेक्शन में देखते हैं, तरंगों की डायरेक्शन में जो हम देखते हैं, ये झुकाव चेंज क्यों हो रहा है, वो माध्यम की वजह से होता है, मीडियम की वजह से होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि यदि इन तरंगों के तरंगों के व्यवहार की जब हम बात करते हैं कि ये व्यवहार में परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये तरंगे कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में चलती हैं
तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और हमको मालूम है कि जब हम पृथ्वी पर क्रस्ट से अंदर एंटर करते हैं, भूगर्भ में एंटर करते हैं, तो घनत्व क्या होता जाता है, लगातार बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों इनकी स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। जब स्पीड बढ़ती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, वो अपवर्तित होती चली जाती है। ठीक है, जिनकी वजह से इनके डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दोस्तों कितना परिवर्तन होता है जब हम इसकी बात करते हैं, तो एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि भूपृष्ठ पर यानी क्रस्ट पर पी वेव की गति या पी तरंगों की बात की जाए तो इनकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है, जबकि एस वेव की कितनी रहती है, आपकी 5 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ये तरंगें कितनी गहराई में जाती हैं, पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की गहराई में जाती है, तो इनकी स्पीड बदल जाती है। और पी वेव की जो स्पीड हो जाती है वो 1000 किलोमीटर की गहराई में हो जाती है, कितनी, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। सतह पर कितनी थी, 7 किलोमीटर, गहराई में कितनी हो गई, 11। यहाँ पर एक सिंगल डायग्राम बना के यदि मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो पी वेव की सतह पर यदि यहाँ पर बात की जाए तो स्पीड कितनी थी, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये 1000 किलोमीटर की गहराई पर सपोज करो यहाँ पर पहुंचती है, तो यहाँ पर इनकी स्पीड कितनी हो जाती है, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर के आपकी 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड हो जाती है। और वहीं एस वेव में कितना परिवर्तन आता है दोस्तों, एस वेव की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर से बढ़कर के 1000 मीटर की गहराई में आने पर कितनी हो जाती है, 6 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। और दोस्तों जब ये गहराई कितनी होती है, 2900 किलोमीटर के आसपास होती है, कितनी होती है, 2900 किलोमीटर के आसपास होती है, तब पी वेव की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो कितनी हो जाती है, 2900 किलोमीटर की गहराई पर इनकी स्पीड हो जाती है 13.7 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, पी वेव की कितनी हो जाएगी, 13.7। 1000 किलोमीटर की गहराई पे कितनी थी पी वेव की, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 1000 किलोमीटर की गहराई पर। सरफेस पर कितनी थी, सरफेस पर थी 7 किलोमीटर, यानी 7 से 11 हुई, 11 से 13.5 लगभग। ठीक है ना, और उसके बाद जब एस वेव की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर पर की गहराई में, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई में एस वेव की जो स्पीड है वो होती है 7.3 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है, 7.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है, 2900 से आउटर कोर मिलता है। ठीक है, और आउटर कोर कैसा होता है, लिक्विड होता है, और उस एरिया में एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाती, तो वो वहाँ पर क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और वहीं पी वेव दोस्तों चूंकि ठोस से फिर काय में आ रही है, वो लिक्विड में आ रही है। कहाँ पर आ रही है, लिक्विड यानी कि तरल में। और मैंने आपको बताया है कि पी वेव की ये प्रॉपर्टी है कि सबसे तेज ठोस में चलती है, उसके बाद लिक्विड में चलती है। ठीक है, तो ये जो 13.7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड थी, वो अचानक से आश्चर्यजनक रूप से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आउटर कोर में आकर के यानी 2900 किलोमीटर के बाद गहराई वाले क्षेत्र में इसकी स्पीड कितनी रह जाती है, मात्र 8.4 किलोमीटर पर सेकंड रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी, पी वेव देखने को मिलती है। एस वेव इस क्षेत्र में आकर के विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है आपका, लिक्विड वाला क्षेत्र है। ठीक है, और जैसे ही आउटर कोर खत्म होता है, उसके बाद 5000 किलोमीटर के बाद इनर कोर स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, इनर कोर। और यहाँ पर लगभग 5000 किलोमीटर के बाद पी वेव में फिर से आपको वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि जो इनर कोर है वो क्या है दोस्तों, ठोस फॉर्म में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर पी वेव अचानक से फिर से तीव्र गति से अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है। और इसी आधार पर दोस्तों आपको पूरी की पूरी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है पी वेव के द्वारा, मतलब पूरी की पूरी एस वेव और पी वेव के द्वारा। तो दोस्तों ये पूरा की पूरा, उसके बाद मैंने शैडो जोन आपको बता ही दिया है कि ये हमने देखा है किस प्रकार से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है पी वेव और एस वेव के पृथ्वी की गहराई में जाने पर। और यहाँ पर आपको शैडो जोन मैंने आपको बता ही दी है कि 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री के बीच का शैडो जोन एस वेव का रहता है। 105 से 145 डिग्री, 105 से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो किसका शैडो जोन रहता है, पी वेव का रहता है। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दोस्तों जब ये भूकंप सरफेस पर पहुंचती हैं
तो इनसे आपको कंपन उत्पन्न होते हैं, यानी कि वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। और कई बार आपने न्यूज़पेपर में हमेशा ये देखा होगा, सुना होगा कि कोई भूकंप आता है तो कितनी तीव्रता का भूकंप आता है, ठीक है ना। उसको कैसे मेजर किया जाता है उसको हम समझते हैं, यानी कि भूकंप का मापन या मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। दोस्तों, भूकंप का मापन एक संवेदनशील यंत्र द्वारा किया जाता है जो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, यानी कि जो सिस्मिक वेव की डेंसिटी है उसको मापता है, और उस उपकरण को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में हर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा। क्या कहा जाता है इसको? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और भूकंप मापने के 3 पैमाने या फिर स्केल्स की बात की जाए तो सामान्य रूप से उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, भूकंपीय पैमानों के प्रकार की यदि बात की जाए, भूकंपीय पैमानों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 स्केल देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। कितनी स्केल यूज होती हैं? सामान्यतः दोस्तों मोस्टली तो आपको रिक्टर स्केल देखने को मिलती है, लेकिन उसके अलावा 2 और स्केल हैं। इसको एक है आपकी रॉसी फोरेल। कौन सी आपकी? रॉसी फोरेल स्केल। दूसरी आपकी कहलाती है दोस्तों मर्केली स्केल। दूसरी कौन सी है? मर्केली स्केल। और तीसरी है आपकी रिक्टर स्केल। नाम से आप समझ गए होंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा जो यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है? रिक्टर स्केल की जाती है। इसके अलावा 2 स्केल आपको और देखने को मिलती हैं, एक तो रॉसी फोरेल, दूसरी मर्केली, और तीसरी कौन सी दोस्तों? रिक्टर स्केल। एक एक करके हम इसको समझेंगे। रॉसी फोरेल स्केल क्या होती है, मर्केली स्केल क्या होती है, रिक्टर स्केल क्या होती है। सबसे पुरानी जो स्केल मानी जाती है, या सबसे पुरानी भूकंप मापी की हम यदि बात की जाए, पैमाने की बात करें, तो सबसे पहला जो माना जाता है पुराने में वो है आपका रॉसी फोरेल स्केल। कौन सी है दोस्तों? रॉसी फोरेल। इसको हेडिंग डाल लीजिए, रॉसी फोरेल या फोरेल स्केल, ठीक है। यह पैमाना भूकंप मापन के प्रारंभिक पैमानों में से एक है जो भूकंप की गहनता यानी इंटेंसिटी को मापता है। वर्ष 1873 में इस पैमाने का विकास 2 वैज्ञानिकों, रॉसी जो कि इटली से थे तथा फोरेल जो कि स्विट्जरलैंड के थे, रॉसी तथा फोरेल ने संयुक्त रूप से किया, ठीक है ना। तो दोस्तों, रॉसी फोरेल 2 अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम से क्या किया गया, इस स्केल को नाम दे दिया गया। रॉसी फोरेल स्केल की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर इंटेंसिटी मापने के 10 लेवल माने गए हैं, ठीक है ना। कितने स्तर माने गए हैं? 10, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। रॉसी फोरेल स्केल किसके लिए यूज की जाती है? भूकंप अर्थक्वेक मेजरमेंट के लिए की जाती है। कितने इंटेंसिटी लेवल है, कितने स्केल है इसकी गहनता के? 10, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, ना ही इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी अनुभवों के आधार पर मापी जाती है, तो वैज्ञानिक न होने के कारण इसको ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, इसके 10 गहनता स्तर की जब हम बात करें तो पहला सूक्ष्म भूकंपीय कंपन, यानी कि जब एक पहले इंटेंसिटी लेवल की हम बात करें या पहले गहनता स्तर की बात की जाए तो तब पहला गहनता स्तर माना जाएगा जब सूक्ष्म भूकंपीय कंपन आया होगा। दूसरे गहनता स्तर की हम बात करें, सेकंड इंटेंसिटी लेवल की जब हम बात करें तो अत्यंत निर्बल कंपन को कहा जाता है। तीसरा यानी कि थर्ड इंटेंसिटी लेवल की बात की जाए तो बहुत निर्बल कंपन कहा जाएगा। फोर्थ इंटेंसिटी लेवल निर्बल कंपन रहेगा। फिफ्थ इंटेंसिटी लेवल यानी आपका मध्यम तीव्रता का कंपन माना जाएगा। 6 इंटेंसिटी लेवल यानी कि शक्तिशाली कंपन माना जाएगा। 7th इंटेंसिटी लेवल का जो भूकंप होगा रॉसी फोरेल स्केल पर, वह अत्यधिक शक्तिशाली कंपन माना जाएगा। 8th इंटेंसिटी लेवल का जो भूकंप है वो रॉसी फोरेल पर यदि 8वें स्तर का है
तो वो हानिकारक कंपन माना जाएगा। 9th इंटेंसिटी लेवल की जब हम बात करें तो वह विनाशकारी कंपन माना जाएगा। और लास्ट 10th की, यदि 10वीं की हम बात करें, इंटेंसिटी लेवल की बात की जाए तो अत्यंत उच्च तीव्रता का कंपन माना जाएगा। दोस्तों ये जो 10 आपको इंटेंसिटी लेवल दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, रोसी-फोरेल स्केल में दिए गए हैं। चूंकि दोस्तों काफ़ी पुरानी है तो इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसके बाद दो महत्वपूर्ण स्केलें हैं, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। इनका उपयोग अधिकतर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्केली स्केल के बारे में। किसके बारे में? मर्केली स्केल के बारे में। इसको समझते हैं कि मर्केली पैमाना भूकंप की तीव्रता अर्थात गहनता या इंटेंसिटी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1902 में गुरसेप मर्केली, ये इटली के वैज्ञानिक थे, गुरसेप मर्केली द्वारा इस पैमाने के विकास के पश्चात इसमें अनेक सुधार किए गए। दोस्तों इसको मर्केली स्केल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो विकास किया था वो किसके द्वारा किया गया था? गुरसेप मर्केली के द्वारा किया गया और उन्हीं के नाम से क्या किया गया, इस स्केल को नाम दिया गया। इसके बाद कई सुधार किए गए। चूंकि दोस्तों ये जो मेन स्केल थी वो क्या थी कि अनुभवों के आधार पर या ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो अनुभव है उसके आधार पर क्या किया जाता, मेजरमेंट किया जाता था। कोई इसके साइंटिफिक कोई वे नहीं था इसको समझने का, इंटेंसिटी को मेजर करने का। तो इस प्रकार के परिवर्तन किए गए। 1931 में वुड तथा न्यूमैन, दो वैज्ञानिक हैं, वुड तथा न्यूमैन ने इसे संशोधित किया। इसलिए इसके वर्तमान स्वरूप को संशोधित मर्केली तीव्रता पैमाना MMIS मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल कहा जाता है। ये आपको बहुत याद रखना है कि अभी वर्तमान में जो मर्केली स्केल उसको क्या कहा जाता है, मॉडिफाइड मर्केली इंटेंसिटी स्केल MMIS। चूंकि इसमें कई परिवर्तन किए जा चुके हैं, संशोधन किए जा चुके हैं। यह पैमाना मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, विनाशकारी प्रभाव आदि पर निर्भर करता है। अतः यह पैमाना गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसके आधार पर या विनाश कितना हुआ है उसके आधार पर क्या करता है, भूकंप की तीव्रता का आइडिया, अंदाजा लगाता है। और दोस्तों साइंस को प्रमाण की आवश्यकता होती है, ये कोई साइंटिफिक वे में मेजर नहीं करता। जितना आपने अनुभव किया है, जितना नुकसान हुआ है, उस आधार पर क्या किया जाता है, इसमें भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों ये अवैज्ञानिक है। यदि हम भारत की बात की जाए या किसी विकसित देश की बात करें तो कोई ऐसे देश जहां पर भूकंप रोधी संरचनाएं नहीं बनाई गई हैं तो वहां कम भूकंप के झटके में ही ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। वहीं जब हम विकसित देशों की बात करें तो वहां पर ज़्यादा तीव्रता का भूकंप भी हो सकता है, कम नुकसान करे। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी क्वालिटी या गुणवत्ता की जब हम बात करें तो प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि ये गुणात्मक है, परिमाणात्मक नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों के ऊपर आपको जो अनुभव हुआ है या जो विनाश हुआ है उसके आधार पर क्या करती है, भूकंप की तीव्रता को बताती है। तो इस कारण से इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक यथार्थ नहीं माना जाता, परंतु सरल और सहज होने के कारण प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है। चूंकि सरल है, हर कोई आइडिया लगा सकता है नुकसान को देख करके या अनुभव को देख करके, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि यह भूकंप के प्रभावों से प्राप्त अनुभव पर आधारित है, जिसे 12 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, मर्केली स्केल को कितने भागों में बांटा गया है, 12 भागों में। रोसी-फेरेल को कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 12 भागों में। दोस्तों इसके भागों को पढ़ना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका हम कंपेयर करते चलेंगे किससे, रिक्टर स्केल से, चूंकि ये साइंटिफिक स्केल है। ठीक है, तो इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, मर्केली स्केल से। चूंकि मर्केली स्केल का उपयोग करना आसान है तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है और रिक्टर स्केल भी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो हम दोनों को कंपेयर भी करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, मर्केली स्केल पर यदि बात की जाए तो पहली तीव्रता का, यानी मर्केली स्केल पर पहली तीव्रता का जो भूकंप है वो
कैसा माना जाएगा, ठीक है ना। तो जिस भूकंप की इंटेंसिटी इंस्ट्रूमेंटल यानी कि यांत्रिक होगी, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि जो भूकंप का प्रभाव है वो केवल भूकंप लेखी द्वारा ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस सिस्मोग्राफ के द्वारा ही क्या किया जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा। आप अनुभव नहीं कर सकते, यानी कोई व्यक्ति उसको अनुभव नहीं कर सकता। उस तीव्रता का भूकंप क्या कहलाएगा, मर्केली स्केल पर पहले स्तर का भूकंप कहलाएगा। और जब हम रिक्टर स्केल की बात करते हैं तो ये 3.5 से कम की तीव्रता के भूकंप होते हैं, ठीक है ना। रिक्टर स्केल पर किससे कम है, 3.5 की तीव्रता से कम है, जिनको आप अनुभव नहीं कर सकते, केवल भूकंप मापी यंत्र के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है। और गहनता स्तर क्या मानी गई है, यांत्रिक यानी कि इंस्ट्रूमेंटल मानी गई है, क्योंकि आप केवल भूकंप लेखी के द्वारा क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। मर्केली स्केल पे कौन सी तीव्रता है, ये पहली। इसके बाद मर्केली संख्या दूसरी की हम बात करें, यानी कि दूसरी गहनता स्तर की जब हम बात करें तो यहाँ पर गहनता का जो स्तर है वो क्या है, क्षीण या बस अनुभव करने योग्य या अनुभवजन्य, इसको फीलेबल भी कहा जाएगा। यानी कि ये आपको सिर्फ क्या हो सकता है, महसूस हो सकता है कि हाँ शायद भूकंप आया है, ठीक है ना, आपको हल्के झटके महसूस हो सकते हैं, महसूस हो सकते हैं सिर्फ, ठीक है ना, नुकसान नहीं होगा। तो ऐसी इंटेंसिटी क्या कहलाएगी आपकी, मर्केली स्केल पर दूसरे लेवल का भूकंप कहलाएगा। और भूकंप के प्रभाव क्या होंगे दोस्तों, ये ऊंचे भवनों में क्या किए जाएंगे, अनुभव किए जाएंगे। यानी कि बहुमंजिला इमारतों की बात करें, 7 मंजिल, 8 मंजिल, 10 मंजिल, तो जो ऊपर के फ्लोर्स रहेंगे वहां पर आपको ये भूकंप महसूस हो सकते हैं, ठीक है। और रिक्टर स्केल पर जब इसकी इंटेंसिटी मापी जाती है तो 3.5 एग्जैक्ट कौन सी मापी जाएगी, 3.5 की रिक्टर स्केल पर, ठीक है। और 3.5 से कम के कहाँ होंगे, आपके पहली स्केल के, ठीक है। ये आपकी कौन सी है, दूसरी तीव्रता का है मर्केली स्केल पर। तीसरी की हम बात करते हैं, मर्केली संख्या तीसरे नंबर की जो इंटेंसिटी है वो क्या कहलाती है। यहाँ पर जो भूकंप की इंटेंसिटी या गहनता स्तर की हम बात करें तो ये होता है आपका अल्प यानी कि स्लाइट, ठीक है ना। तीसरे नंबर की गहनता स्तर की यदि बात की जाए मर्केली स्केल पर तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्लाइट यानी कि अल्प। और भूकंप का प्रभाव क्या होगा, यहाँ पर लेटे हुए लोगों के द्वारा क्या होगा, महसूस किया जाएगा, या फिर आराम करते हुए लोगों द्वारा क्या किया जाएगा, अनुभव किया जाएगा, ठीक है। दूसरी स्केल का था जो ऊपर टॉप फ्लोर पे लोग थे उनके द्वारा महसूस किया जा रहा था। और जो मर्केली का तीसरा स्तर की हम बात करें तो वो फ्लोर पर यानी कि जमीन पर लेटे हुए लोग भी क्या करेंगे, नीचे के मंजिलों में भी फ्लोर पर लेटे हुए व्यक्ति इसको क्या करेंगे, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और रिक्टर स्केल की बात की जाए तो रिक्टर स्केल पर 4.2 की तीव्रता का भूकंप माना जाएगा मर्केली स्केल पर तीसरे स्तर का, ठीक है ना। रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता रहेगी उसकी, 4.2। उसके बाद बात करते हैं मर्केली संख्या 4 यानी कि चौथे स्तर की तीव्रता का मर्केली स्केल पर। यहाँ पर गहनता स्तर की जब हम बात करेंगे तो साधारण भूकंप कहलाएगा और इसको आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भूकंप को साधारण, मॉडरेट या स्पष्ट अनुभव वाला भूकंप कहलाया जाएगा। और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं कि चलते हुए व्यक्तियों द्वारा भी क्या किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। बर्तनों और खिड़कियों में क्या होते हैं, वाइब्रेशन यानी कि कंपन उत्पन्न होने लगते हैं। और ये रिक्टर स्केल पर जो कहलाता है 4.3 की तीव्रता का कहलाएगा। रिक्टर स्केल पर कंपेयर करने पे कितना कहलाएगा, 4.3 का। जब हम मर्केली संख्या 5 की बात करते हैं यानी कि 5वें स्तर की गहनता स्तर की हम बात करते हैं तो ये अपेक्षाकृत सशक्त की श्रेणी में आता है, यानी कि रेदर स्ट्रॉन्ग की श्रेणी में आता है। और इसके प्रभाव क्या होंगे कि सभी लोगों को यह अनुभव होगा, सोते हुए लोगों को भी अनुभव होगा, और जो लटकती हुई घंटियां हैं वो क्या होने लगेंगी, स्वतः बजने लगेंगी, इतनी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेशन होगा। और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मानी गई है 6 नंबर आपकी 4.8 की, ठीक है ना। रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता है, 4.8 की। वहीं दोस्तों हम मर्केली स्केल की बात करते हैं
तो मर्केली स्केल पर 6 नंबर का यानी कि 6वें नंबर की तीव्रता का जो भूकंप है वो गहनता की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें तो प्रबल यानी कि सशक्त होगा, इसको स्ट्रॉन्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। और जो प्रभाव है इसका, इसमें वृक्षों में भी कंपन होते हैं और सभी लटके हुए पदार्थ क्या करते हैं, झूलने लगते हैं। चाहे फैन हो, आपके झूमर वगैरह हो, वो क्या करेंगे, झूमने लगते हैं। ठीक है। और रिक्टर स्केल पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो 4.9 से लेकर के 5.4 के बीच में मेजर की जाती है रिक्टर स्केल पर कंपेयर करने पर। मर्केली स्केल की 7th तीव्रता का यदि हम 7th स्तर की बात करें, ठीक है, 7th लेवल की बात करें, तो जो इंटेंसिटी है भूकंप की वो कही जाती है अधिक सशक्त यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। 6 में क्या थी, सिर्फ सशक्त थी, 7th में क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर जो भूकंप के प्रभाव देखने को मिलते हैं वो दीवारों में दरार पड़ना, प्लास्टर गिर जाना, दीवारों पे जो प्लास्टर होता है वो गिर जाना आपको देखने को मिलता है। और रिक्टर स्केल पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो 5.5 से लेकर के 6.1 के बीच में मेजर की जाती है। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। मर्केली स्केल की बात की जाए तो 8वें स्तर का जो भूकंप है, ठीक है ना, उसकी गहनता की या इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो विनाशात्मक की श्रेणी में आता है, डिस्ट्रक्टिव की श्रेणी में आता है। और इसके प्रभाव क्या होते हैं कि ये गतिशील वाहनों में भी अनुभव करने योग्य होता है। फैक्ट्रियों की चिमनियां गिर जाती हैं और जो कमज़ोर मकान होते हैं जो अवैज्ञानिक तरीके से बने जाते हैं वो मकान क्या हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 6.2 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 6.2। क्लियर है। जब हम 9th स्केल की बात करते हैं मर्केली पैमाने पर, 9th स्केल की जो बात है उसमें गहनता स्तर या आपका इंटेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो विनष्टकारी यानी कि विनाशकारी की श्रेणी में आता है। और इसको रुइनस कहा जाता है, विनाशकारी की श्रेणी में आएगा। और इसमें जो प्रभाव है भूकंप के, वो मकान भी धंस जाते हैं, जो जमीन यानी कि भूमि है उसमें आपको दरारें देखने को मिलती हैं। और जो अंडरग्राउंड लाइंस होती हैं, चाहे पाइपलाइंस की हो या किसी और की, वो पाइपलाइंस क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है। और जो रिक्टर स्केल है वो उस पर इंटेंसिटी मानी जाती है 6.2 से लेकर के 6.9 की। क्लियर है। जब हम मर्केली स्केल 10 की बात करते हैं, कितने स्केल की बात करते हैं, 10 की, तो जो इंटेंसिटी मानी जाती है भूकंप की वो मानी जाती है विनाशकारी यानी कि आपदाकारी यानी कि डिजास्टरस। क्या मानी जाएगी, डिजास्टरस यानी कि विनाशी या आपदाकारी। तो दोस्तों इसका प्रभाव क्या होगा कि भूमि में लंबी दरारें पड़ जाती हैं, जो फॉल्ट आए हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, रेल लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तीव्र ढालों में जो पहाड़ होते हैं तीव्र ढलानों में वहाँ पर भूस्खलन की घटना आपको देखने को मिलती है। और रिक्टर स्केल पर इसकी इंटेंसिटी मानी जाती है 7.0 से लेकर के 7.3 के बीच में। मर्केली स्केल 11 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंटेंसिटी जो मापी जाती है वो अति विनाशकारी यानी कि अत्यंत आपदाकारी होती है, वेरी डिजास्टरस की श्रेणी में उसको माना जाता है। और इसके जो प्रभाव है इसमें कुछ ही इमारतें खड़ी रह पाती हैं, यानी कि अधिकतर जो इमारतें हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और पुल जो हैवी कंस्ट्रक्शन रहता है, पुल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और सभी जरूरी जो सेवाएं हैं वो इस स्तर पर आकर के ठप हो जाती हैं। और ये मर्केली जब हम रिक्टर स्केल पर इसकी कंपेयर करते हैं तो 7.4 से लेकर के 8.1 रिक्टर स्केल पर इसका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। जो लास्ट है दोस्तों मर्केली संख्या 12 यानी कि अंतिम स्केल का मर्केली स्केल की यदि हम बात करते हैं तो जो भूकंप है इसकी इंटेंसिटी इसकी कही जाती है प्रलयकारी। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसको, प्रलयकारी कहा जाता है। और इसका जो प्रभाव है वो सर्वनाश की श्रेणी में आता है, संपूर्ण विनाश हो जाता है, टोपोग्राफी चेंज हो जाती है यानी कि जो भूमि की संरचना है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, स्थलाकृति में परिवर्तन हो जाता है। और नदियों का बहाव भी क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है, नहीं नदियाँ अपना रास्ता क्या कर देती हैं, बदल देती हैं। और रिक्टर स्केल पर जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो 8.1 की तीव्रता से अधिक के रिक्टर स्केल के जो भूकंप होते हैं वो मर्केली स्केल में कौन से नंबर के होते हैं, 12वें नंबर के।
यानी कि 12वें स्तर की। तो दोस्तों ये हमने पूरे 12 की 12 पॉइंट पढ़े किसके बारे में, मर्केली स्केल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्टर स्केल के बारे में। रिक्टर पैमाना क्या है दोस्तों, जब हम रिक्टर स्केल की बात करते हैं तो यह पैमाना वर्ष 1935 में अमेरिकी भूकंप विज्ञानी चार्ल्स रिक्टर के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया, चार्ल्स रिक्टर, और उन्हीं के नाम से क्या रखा गया, इस पैमाने का नाम रखा गया रिक्टर स्केल कहा जाता है। यह एक लघु गणितीय यानी कि लॉगरिथमिक पैमाना है जो भूकंपीय तरंगों के मापन के आधार पर भूकंप के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड अथवा शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ की मापन करता है। तो दोस्तों ये वैज्ञानिक पैमाना माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको आप मेजर कर सकते हो साइंटिफिक वे में। ठीक है, और इसमें जो प्रत्येक स्तर अपने पिछले स्तर के 10 गुना से अधिक शक्तिशाली होता है। इसको समझते हैं। सपोज करो रिक्टर स्केल है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो रिक्टर स्केल का भूकंप है वो पहले नंबर से कितना अधिक होगा, 10 टाइम्स अधिक होगा। ठीक है ना। जब हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे नंबर का जो भूकंप है वो चौथे नंबर के भूकंप जो चौथा नंबर का जो भूकंप है रिक्टर स्केल पर वो तीसरे नंबर की ऊर्जा का कितना है, 10 टाइम्स अधिक है, यानी कि 10 गुना। हर पिछला स्तर अगले स्तर से कितना हर अगला स्तर पिछले स्तर से कितना है दोस्तों, 10 गुने का अधिक शक्तिशाली आपको देखने को मिलता है, 10 गुना का फर्क देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट दोस्तों क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और 1 से 9 तक इसको कितने स्तरों में डिवाइड किया गया है, 1 से 9 तक के स्तर में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये 10 स्तर थे, ये 12 स्तर थे, ये कितने स्तर हैं आपके, 9। ठीक है, तो दोस्तों 9 स्तर कौन कौन से हैं इसको समझते हैं कि इसको भूकंप का परिमाण और प्रभाव के रूप में देखा जाएगा। तो दोस्तों इसको समझते हैं कि 1 से लेकर के 1.9 तक के रिक्टर स्केल पर भूकंप जो आता है उसको सूक्ष्म भूकंप या माइक्रो अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है ना, 1 से लेकर के 1.9 तक का जो भूकंप आता है रिक्टर स्केल पर, इसको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म भूकंप या माइक्रो अर्थक्वेक कहा जाता है। यह इसमें प्रभाव क्या होता है कि यह केवल उपकरण पर दर्ज होता है, महसूस नहीं होता। ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना। 2 से लेकर के 3.9 तक का रिक्टर स्केल पर तीव्रता का जो भूकंप है, 2 से लेकर के 3.9 तक का जो भूकंप है इसको लघु भूकंप कहा जाता है, माइनर अर्थक्वेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु भूकंप। ये प्राय अनुभव किए जाने वाले होते हैं, इनको अनुभव किया जा सकता है और भवनों में अत्यंत कम क्षति होती है, यानी कि डैमेज तो होते हैं मकान जो आपके घर हैं, लेकिन वो उनका जो क्षति होने की जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अगला स्तर है, तीसरा जो स्तर है इसका वो है 4 से लेकर के 4.9 तक का, 4 से लेकर के 4.9 तक का। इस भूकंप को कहा जाता है, इतनी तीव्रता के भूकंप को कहा जाता है हल्के भूकंप यानी कि लाइट अर्थक्वेक। ठीक है ना, हल्के भूकंप यानी कि लाइट अर्थक्वेक। और यहाँ पर सामान्यतः इसका जो प्रभाव देखा जाता है घरों के भीतर अनुभव हो सकता है, खिड़कियों और बर्तनों में क्या होता है, कंपन हो सकता है इस भूकंप में। अगला जो स्तर है चौथे नंबर का वो है दोस्तों 5 से लेकर के, वहीं दोस्तों जब हम 5 से लेकर के 5.9 यानी 5 से लेकर के 5.9 तीव्रता वाले भूकंप की बात करते हैं तो दोस्तों इसको मध्यम भूकंप यानी कि मॉडरेट अर्थक्वेक कहा जाता है। तो यह आवासीय क्षेत्रों में या फिर हम बात करें घने आबादी वाले क्षेत्र या फिर ऐसी स्थान जहाँ पर बहुमंजिला इमारतें हैं वहाँ पे इसके प्रभाव को देखने को मिलता है। उन क्षेत्रों में यह क्षति पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। और जो निम्न स्तरीय संरचनाएं यानी कि 1 मंजिल 2 मंजिल जो मकान हैं उनको भी यहाँ पर हल्की क्षति देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों 6 से लेकर के 6.9 तीव्रता का जो भूकंप है रिक्टर स्केल पर, 6 से लेकर के 6.9 तक का जो भूकंप है इसको सशक्त भूकंप यानी कि स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक कहा जाता है। और इसका जो प्रभाव है वो बृहद क्षेत्र में भूकंप अनुभव होता है। ठीक है ना, बृहद क्षेत्र में भूकंप अनुभव होता है और निम्न स्तरीय संरचनाओं को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। निम्न स्तरीय संरचनाएं भी क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। 7 से लेकर के 7.9 तीव्रता का जो भूकंप है,
7 से लेकर के 7.9 इनको बड़े भूकंप यानी कि मेजर अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है ना, 7 से लेकर के 7.9 इंटेंसिटी के जो भूकंप है उनको क्या कहा जाता है, बड़े भूकंप या मेजर अर्थक्वेक कहा जाता है। और अधिकांश भवनों को क्षति, उच्च स्तरीय संरचनाओं को भी क्षति होती है। इस तीव्रता में जो भूकंप का जो आता है उसमें अधिकांश भवनों को क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है। और जो उच्च स्तरीय संरचनाएं हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और लास्ट है आपका 8 से लेकर के 8.9 इंटेंसिटी तीव्रता का। ठीक है ना, 8 से लेकर के 8.9 इंटेंसिटी का रिक्टर स्केल पर जो भूकंप होता है इसको बृहद भूकंप यानी कि ग्रेट अर्थक्वेक कहा जाता है। और ये संपूर्ण विनाश की स्थिति क्या कर देता है, उत्पन्न कर देता है। और अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में दोस्तों यह भूकंप महसूस होता है। स्थलाकृति या टोपोग्राफी में क्या हो जाते हैं, स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं। नदियाँ क्या करती हैं, अपना मार्ग इस भूकंप में परिवर्तित कर देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 महत्वपूर्ण स्केल के बारे में बात की, रोसीफेरल स्केल हो, मर्केली स्केल हो या रिक्टर स्केल की बात करें। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हमने भूकंप के बारे में समझा, भूकंप क्या है, भूकंप के प्रकार देख लिए, प्राकृतिक और मानवीय भूकंप देख लिया, भूकंप के गहराई के आधार पर उसके प्रकार देख लिए। ठीक है ना, और उसके अलावा दोस्तों हमने भूकंपीय तरंग यानी सिस्मिक वेव के बारे में भी समझा और उन स्केल्स के बारे में समझा जो अक्सर हम न्यूज़ चैनलों पर सुनते रहते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया। तो मेनली 3 प्रकार की स्केल्स थी, रोसीफेरल, मर्केली और रिक्टर स्केल, जिसमें जो साइंटिफिक वे में यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा वो कौन सी है, रिक्टर स्केल। और यूज़ करने के लिए जो अच्छी है, इजीली है, जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, वो मर्केली स्केल है। ठीक है ना, इन दोनों स्केलों का वर्तमान में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इससे अगले वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे भूकंप के प्रभाव के बारे में, इसको न्यूनीकरण की संभावना के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम एक केस स्टडी के बारे में भी पढ़ेंगे जिसमें हम गुजरात भूकंप की केस स्टडी को करेंगे। और इस प्रकार से पूरा टॉपिक हमारा 2 वीडियो में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। यदि ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।